हेलो बच्चों, साईं ज्ञान गंगा क्लास में आपका स्वागत है। आज का हमारा टॉपिक है संचार। संचार आपकी सीबीएसई की क्लास 11th एवं 12th दोनों के लिए उपयोगी है। आज हम संचार के अंतर्गत पढ़ेंगे कि संचार क्या है एवं उसकी परिभाषा और महत्व को समझेंगे। संचार के तत्व कौन कौन से हैं और संचार के कितने प्रकार हैं। ठीक है, चलिए हम सबसे पहले समझते हैं कि संचार क्या है। तो संचार के मूल में चर धातु है ना। क्या बताया कि संचार का जो मूल होता है, मूल शब्द होता है वो क्या है? चर। तो चर धातु है और चर का अर्थ क्या होता है? विचरण करना, है ना, एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना। यह पहुंचना मनुष्य का भी हो सकता है, अन्य प्राणियों का भी, ध्वनि का भी, चित्र का भी और प्रकाश का भी। परंतु हम जिस संचार की बात कर रहे हैं उसका अर्थ है मानव के संदेशों का पहुंचना। पहुंचना का तात्पर्य है संदेश भेजना और प्राप्त करना। देखिए, आया आपको समझ में कि यहाँ हम किस संचार की बात कर रहे हैं। संचार का अर्थ तो हमने समझ लिया कि एक जगह से दूसरी जगह पहुंचना या पहुंचाना। ठीक है, तो यहाँ हम मानव के संदेशों की बात कर रहे हैं कि मानव के जो संदेश होते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पहुंचाना। तो इस पहुंचाने में जितना भेजने वाला इम्पोर्टेंट है उतना ही प्राप्त करने वाला भी इम्पोर्टेंट है। सबसे पहला है दो या दो से अधिक व्यक्ति का होना और दूसरा है उनके बीच किसी संदेश का संप्रेषण। संप्रेषण मतलब भेजना या ग्रहण करना। मतलब संचार तभी सफल होगा जब उसमें दो या दो से अधिक व्यक्ति हों और दूसरा उनके बीच में कोई भी संदेश का आदान और प्रदान हो। ठीक है, चलिए अब हम संचार की परिभाषा को समझ लेते हैं। तो संचार शास्त्री बिल्बर श्रम ने कहा है, संचार अनुभवों की साझेदारी है। यह संचार मुख से बोलकर भी हो सकता है, लिखकर भी हो सकता है तथा दृश्य श्रव्य माध्यमों के सहारे भी हो सकता है। अनुभवों की साझेदारी है ना, कि जो हमारे अनुभव है उसको हमको किसी से साझा करना है। ठीक है ना, तो ये साझेदारी कैसे होती है? बोलकर भी हो सकती है आपस में बात करके, और लिखकर भी हो सकती है, या दृश्य श्रव्य, दृश्य मतलब देखना और श्रव्य मतलब सुनना, इन दोनों माध्यमों से ये हो सकती है साझेदारी। इसलिए संचार की परिभाषा इस प्रकार की जा सकती है, सूचनाओं, विचारों और भावनाओं को लिखित, मौखिक या दृश्य श्रव्य माध्यमों के जरिए सफलतापूर्वक एक जगह से दूसरी जगह पहुंचाना ही संचार है। चलिए अब हम संचार के महत्व को समझ लेते हैं। तो संचार दुनिया भर में एक मजबूत संबंध बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यह लोगों के लिए विचारों को साझा करने, जिम्मेदारियां सौंपने, टीम के प्रबंधन एवं स्वस्थ संबंध बनाने आदि में एक आवश्यक स्तंभ है। देखिए, जैसे आगे हमने पढ़ा है कि संचार शास्त्री बिल्बर श्रम ने कहा है कि संचार अनुभवों की साझेदारी है। ठीक है ना, क्योंकि व्यक्ति के जो अनुभव होते हैं उसको साझा वो कैसे करता है? संचार के जरिए। ठीक है, तो ऐसे ही इसमें संचार के महत्व में आपको बताया कि विचारों को साझा करना, जिम्मेदारी सौंपने, एक टीम के प्रबंधन के लिए पूरे टीम का कैसे प्रबंधन करना है आपको, एवं स्वस्थ संबंध बनाने आदि में एक आवश्यक क्या है? स्तंभ है संचार। संचार के महत्व को संक्षेप में इस प्रकार बताया जा सकता है। पहला है, अच्छा संचार प्रेरणात्मक कौशल को प्रोत्साहित करता है। प्रेरणा क्या होता है? मन के विचार। तो जो अच्छा संचार है वो मन में विचार उत्पन्न करने के कौशल को प्रोत्साहित करता है। दूसरा है, यह निर्णय लेने की प्रक्रिया में सूचना का एक माध्यम है। तीसरा है, संचार संगठनात्मक संरचना के भीतर या बाहर सामाजिकरण पर जोर देता है। चौथा है, यह प्रक्रिया को नियंत्रित करने में मदद करता है। चलिए अब हम संचार के तत्वों को समझ लेते हैं। तो संचार के मूल तत्व निम्नलिखित हैं। सबसे पहला है संचारक या स्रोत, मतलब संदेश देने के बारे में सोचना। दूसरा है संदेश का कूटीकरण, या जिसको हम बोलेंगे एनकोडिंग या भाषाबद्ध करना। तीसरा है संदेश का कूटवाचन, मतलब डिकोडिंग या भाषा ग्रहण करना। चौथा है आपका माध्यम, मतलब हम किस माध्यम से संदेश को दे रहे हैं, या जिसको हम बोलते हैं चैनल। पांचवा है आपका प्राप्तकर्ता, मतलब रिसीवर। और छठवा है आपका प्रतिपुष्टि, मतलब फीडबैक। अब हम संचार के पहले तत्व स्रोत या संचारक के बारे में समझ लेते हैं। संचार प्रक्रिया की शुरुआत
स्रोत या संचारक से होती है। जब स्रोत या संचारक एक उद्देश्य के साथ अपने किसी विचार, संदेश या भावना को किसी और तक पहुंचाना चाहता है तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत होती है। देखिए, स्रोत का मतलब होता है एक जरिया, कि मतलब है विचार कहाँ से आ रहे हैं, और संचारक मतलब भेजने वाला। तो संचार प्रक्रिया की शुरुआत ही कहाँ से होती है? स्रोत या संचारक से, कि जब यही पहले जो तत्व एक्टिव होंगे तभी संचार प्रक्रिया सुचारू रूप से चलेगी। संचार का दूसरा तत्व है संदेश का कूटीकरण, या जिसे हम बोलते हैं एनकोडिंग या भाषाबद्ध करना। ठीक है, यह संचार की प्रक्रिया का दूसरा चरण है। सफल संचार के लिए यह जरूरी है कि आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। मतलब सफल संचार की प्रक्रिया तभी सफल होगी जब आपका मित्र भी उस भाषा यानी कोड से परिचित हो जिसमें आप अपना संदेश भेज रहे हैं। संचार का तीसरा तत्व है संदेश का कूटवाचन, या जिसे हम बोलते हैं डिकोडिंग। तो कूटीकरण मतलब एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया कूटवाचन मतलब डिकोडिंग कहलाती है। इसके माध्यम से संदेश का प्राप्तकर्ता कूट चिन्हों में बंधे संदेश समझता है। इसके लिए आवश्यक है कि प्राप्तकर्ता भी कोड का वही अर्थ समझता हो जो कि संचारक समझता है। ठीक है, देखिए, जैसे मैं आपको ऊपर बता चुकी हूँ कि संचारक मतलब संदेश भेजने वाला जिस भाषा या कोड में संदेश भेजता है, तो प्राप्तकर्ता को भी उस कोड को या उस भाषा को समझना बहुत जरूरी है, तभी उस संदेश को वह अच्छे से समझ सकता है। संचार का चौथा तत्व है माध्यम, या जिसे हम बोलते हैं चैनल। संदेश को किसी माध्यम के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचाना होता है। जैसे हमारे बोले हुए शब्द ध्वनि तरंगों के जरिए प्राप्तकर्ता तक पहुंचते हैं, जबकि दृश्य संदेश प्रकाश तरंगों के जरिए, इसी तरह वायु तरंगों के जरिए भी संदेश पहुंचते हैं। देखिए, जैसे हमने संदेश का निर्माण कर लिया संचारक ने, लेकिन उसको किसी जरिए किसी माध्यम से सामने वाले तक पहुंचाना रहता है, तो उसके लिए कोई एक माध्यम होना बहुत ज़रूरी है। ठीक है ना, स्पर्श या छूना भी एक तरीके का माध्यम है। ठीक है, इसी तरह टेलीफोन, समाचार पत्र, रेडियो, टेलीविज़न, इंटरनेट और फिल्म आदि विभिन्न माध्यमों के जरिए भी संदेश प्राप्तकर्ता तक पहुंचाया जाता है। आई समझ में? पांचवा तत्व है प्राप्तकर्ता या रिसीवर बोलते हैं जिसको हम। प्राप्तकर्ता प्राप्त संदेश का कूटवाचन यानी उसकी डिकोडिंग करता है। डिकोडिंग का अर्थ है प्राप्त संदेश में निहित अर्थ को समझने की कोशिश। मतलब संचारक ने जो संदेश भेजा है ना, तो प्राप्तकर्ता जब उसे प्राप्त करता है तो उसे वो कूटवाचन यानी डिकोडिंग करता है और उस संदेश को समझने की कोशिश करता है। यह एक तरह से एनकोडिंग की उल्टी प्रक्रिया है। इसमें संदेश का प्राप्तकर्ता उन चिन्हों और संकेतों के अर्थ निकालता है। छठवां तत्व है प्रतिपुष्टि या जिसे हम फीडबैक कहते हैं। तो संचार प्रक्रिया में प्राप्तकर्ता की भी अहम भूमिका होती है, क्योंकि वही संदेश का आखिरी लक्ष्य होता है। प्राप्तकर्ता को जब संदेश मिलता है तो वह उसके मुताबिक अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है। मतलब जब जो संदेश भेजा गया है और प्राप्तकर्ता को, रिसीवर को जब वो संदेश प्राप्त हुआ है, तो उसकी अहम भूमिका होती है प्राप्तकर्ता की, क्योंकि वही उस संदेश को पढ़ के और अपनी प्रतिक्रिया व्यक्त करता है कि संदेश कैसा है। ठीक है ना, इस प्रतिक्रिया को प्रतिपुष्टि या फीडबैक कहते हैं। ठीक है ना, संचार प्रक्रिया की सफलता में फीडबैक की अहम भूमिका होती है। फीडबैक से ही पता चलता है कि संचार प्रक्रिया में कहीं कोई बाधा तो नहीं आ रही है। देखिए, यहाँ हमने संचार के 6 तत्वों के विषय में समझा है। ठीक है ना, लेकिन हकीकत में संचार की प्रक्रिया इतनी आसानी से संभव नहीं होती है। उसमें कई प्रकार की बाधाएं आती हैं जिन्हें हम एक बार समझ लेते हैं। जैसे आपका है शोर। वास्तविक जीवन में संचार प्रक्रिया इतनी सुचारू रूप से नहीं चलती, उसमें कई बाधाएं भी आती हैं। इन बाधाओं को शोर या हम जिसको नॉइज़ कहते हैं। ठीक है, संचार की प्रक्रिया को शोर से बाधा पहुंचती है।
यह शोर मानसिक, तकनीकी और भौतिक हो सकता है। शोर के कारण संदेश अपने मूल रूप से प्राप्तकर्ता तक नहीं पहुंच पाता। सफल संचार के लिए संचार प्रक्रिया से शोर को हटाना या कम करना बहुत ज़रूरी है। देखिए, जैसे यहाँ बताया ना कि शोर मानसिक रूप से हो सकता है, मतलब हमारे मन के अंदर का शोर, ठीक है, या तकनीकी हो सकता है, जैसे हम जिस माध्यम से संदेश को भेज रहे हैं उसमें कोई तकलीफ आए, दिक्कत आए, और भौतिक मतलब हमारे आसपास के वातावरण का शोर। तो अगर हमको संचार प्रक्रिया सुचारू रूप से करना है तो हमें इस शोर को हटाना बहुत ज़रूरी है। चलिए अब हम संचार के प्रकारों को समझ लेते हैं। तो संचार के निम्नलिखित प्रकार होते हैं। सबसे पहला है सांकेतिक संचार, दूसरा है मौखिक संचार, तीसरा है अमौखिक संचार, चौथा है अंतःव्यक्तिक संचार, पांचवा है समूह संचार और छठवा है जनसंचार। चलिए सबसे पहले सांकेतिक संचार को समझ लेते हैं। तो सांकेतिक संचार का अर्थ है संकेतों द्वारा संदेश पहुंचाना। मनुष्य का हाथ जोड़ना, पांव छूना, हाथ मिलाना, सिग्नल देना, लाल बत्ती होना, हरी बत्ती होना आदि सांकेतिक संचार है। मतलब उसमें बताया कि संकेतों के द्वारा, मतलब हाथ जोड़ना भी एक प्रकार का संकेत है, पांव छूना या जो हम सिग्नल पे देखते हैं ना कि लाल बत्ती हरी बत्ती होना, ये भी एक प्रकार का संकेत है, ठीक है ना। इसमें मनुष्य अपने अंगों का या अन्य उपकरणों का प्रयोग करता है। मतलब या तो इसमें मनुष्य अपने अंगों का उपयोग करता है, जैसे हाथ जोड़ना या पाँव छूना, इसने अपने अंगों का उपयोग किया ना, या किसी उपकरण का प्रयोग करता है, ठीक है ना। आदिम युग में ये साधन ही सबसे महत्वपूर्ण रहे होंगे, क्योंकि आदिम युग था, उसमें किसी भाषा का प्रयोग नहीं होता था, ठीक है ना। तो वो संकेतों के द्वारा ही अपना संदेशों का आदान प्रदान करते थे, ठीक है। आज इनका महत्व सहायक या गौड़ मतलब अप्रधान हो गया है, ठीक है। संचार के रूप में ये सीमित हो गए हैं, मतलब इनका उपयोग बहुत सीमित रूप से किया जा रहा है संचार के रूप में। संचार का दूसरा प्रकार है मौखिक संचार। मुख द्वारा व्यक्त ध्वनियों के माध्यम से जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे मौखिक संचार कहते हैं। मतलब मुंह से बोल के जो संदेश पहुंचाया जाता है उसे हम क्या बोलते हैं, मौखिक संचार कहते हैं। आपसी बातचीत, टेलीफोन, भाषण देना आदि मौखिक संचार के ही रूप हैं। तीसरा है आपका अमौखिक संचार। तो मौखिक संचार के अतिरिक्त अन्य सभी प्रकार के संचार साधन अमौखिक संचार कहलाते हैं। मतलब सिर्फ मौखिक संचार को छोड़ के जितने भी संचार के साधन हैं वो सब क्या कहलाते हैं, अमौखिक संचार कहलाते हैं। जैसे सांकेतिक संचार, लिखित संचार, चित्र, फिल्म आदि द्वारा संचार। चौथा संचार है अंतःव्यक्तिक संचार, ठीक है। तो अंतःव्यक्तिक संचार का आशय है एक व्यक्ति का अपने आप से बातचीत करना, मतलब स्वयं से बातचीत करना अंतःव्यक्तिक संचार कहलाता है। प्रायः मनुष्य अकेला होने पर भी अपने से बातचीत करता रहता है। वह भाषा या स्मृतियों, गीतों आदि के माध्यम से स्वयं को व्यक्त करता है। ऐसा संचार व्यक्तिक होता है, इसलिए इसे अंतःव्यक्तिक संचार कहते हैं। डायरी लेखन, आत्मपरक व्यक्तिक कविताएं भी अंतःव्यक्तिक संचार के अंग कहे जाते हैं। पांचवा संचार है समूह संचार। जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है। देखिए समूह से समझ में आ रहा ना कि एक से अधिक व्यक्ति, समूह का अर्थ होता है। तो जब व्यक्ति किसी एक व्यक्ति से नहीं बल्कि एक से अधिक व्यक्तियों से बात करता है या किसी समूह के सदस्य आपस में विचार विमर्श करते हैं तो उसे समूह संचार कहते हैं। उदाहरणतः कक्षा में पढ़ाना या पढ़ना, किसी संस्था की बैठक, चर्चा या भाषण, जलसा जुलूस समूह संचार के उदाहरण हैं। समूह संचार का उद्देश्य सामूहिक संदेश देना होता है। इसमें कोई एक व्यक्ति भी बात करता है तो सबके लिए करता है। प्रायः सामूहिक मुद्दों पर की गई वार्ता समूह संचार के अंतर्गत आती है। संचार का आखिरी प्रकार है जनसंचार। जनसंचार नई सभ्यता का शब्द है। जब हम किसी समूह के साथ प्रत्यक्ष मतलब आमने सामने प्रत्यक्ष संवाद करने की बजाय किसी यांत्रिक माध्यम से संवाद स्थापित करते हैं तो उसे हम जनसंचार कहते हैं। मतलब आपस में बात करके नहीं बल्कि किसी यंत्र के, किसी साधन के माध्यम से जब हम क्या करते हैं, संवाद करते हैं, बातें करते हैं तो उसे हम क्या बोलते हैं, जनसंचार कहते हैं। उदाहरण के रूप में
प्रत्यक्ष कक्षा पढ़ाना जनसंचार नहीं है कि एक टीचर अगर किसी कक्षा में पढ़ा रहा है तो वो जनसंचार नहीं है, किंतु दूरदर्शन पर पढ़ाया गया पाठ्यक्रम जनसंचार कहलाएगा। ठीक है। इसी प्रकार समाचार पत्र, पत्रिका, रेडियो, फिल्म, दूरदर्शन, इंटरनेट आदि जनसंचार के माध्यम हैं। तो यहाँ आपका संचार कंप्लीट हुआ। मैं आशा करती हूँ बच्चों कि आपको संचार बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। धन्यवाद।